आइए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और देखिए तस्वीर में कि किस तरह से जो नजारा है उत्तर प्रदेश का वो बदलने लगा है। यूपी अब शानदार नजर आती है, कैसे, जिसकी झलक आज विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने पेश किया, वो बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन ये गगनचुंबी इमारतें जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की नई झलक है। उत्तर प्रदेश जहां की अर्थव्यवस्था को लेकर यूपी की योगी सरकार ने इसे पंख लगा दिया है और इसे सबसे बड़ा फायदा अब तक में हुआ है महाकुंभ से। महाकुंभ ने कैसे यूपी की अर्थव्यवस्था को ताकत दी है, महाकुंभ ने कैसे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत किया, यह आपको बताएंगे। और योगी सरकार ने यूपी के लिए एक टारगेट तय कर लिया है। 5 साल के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का संकल्प। सीएम योगी के विजन में महाकुंभ जैसे आयोजन भी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे हैं। महाकुंभ जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसमें अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, उसे यूपी की अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ तक का फायदा हो चुका है। अनुमान तो यहां तक बताते हैं कि इसे 4 लाख करोड़ तक का फायदा उत्तर प्रदेश का में होगा। यूपी विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है, जिसमें बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का संकल्प दोहराया, जिसके लिए एक खाका भी खींच लिया गया है। वो भी जल्दी से आपको बताते हैं, इसके बाद सीएम योगी का बयान आपको सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मौजूदा दौर में 25.49 लाख करोड़ की है। 2025-26 में इसके 33 लाख करोड़ होने के अनुमान है। 2027-28 में इसके 78.93 लाख करोड़ होने के अनुमान है और 2029 में अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। बजट सत्र में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की लक्ष्य की बात की और विपक्ष को भी इसी के साथ निशाने पर लिया। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। तो देखा आपने, सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष को निशाने पर लिया, उनके कार्यकाल की याद दिलाई और कहा कि कुछ पहले की पूर्ववर्ती कुछ सरकारों ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि जिनका पर्सनल एजेंडा होता है वो देश के विकास को अच्छा नहीं मानते हैं, वो देश के विकास का सोच ही नहीं सकते। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है, लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती भी अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। यही नहीं, सीएम योगी ने पिछले दिनों दावा किया था कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। उनके इस दावे के बाद कई विपक्षी नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया, इसे बेबुनियाद बताया। लेकिन अब व्यापार संगठन कैट ने भी सरकार के इन दावों की पुष्टि कर दी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 26 फरवरी तक करीब 60 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान और सर्विसेज का व्यापार होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार ने प्रयागराज में करीब 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यह पैसे 14 नए फ्लाईओवर बनाने, 6 अंडरपास और 200 से ज्यादा सड़कों को चौड़ा करने पर खर्च किए गए। इसके अलावा नए कॉरिडोर बनाने, रेलवे स्टेशन का विस्तार करने और एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने में पैसा खर्च किया गया। इसके अलावा 1,500 करोड़ रुपए कुंभ मेले की व्यवस्था पर खर्च हुआ। महाकुंभ के आयोजन से टूरिज्म, रिटेल, होटल, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे क्षेत्रों में व्यापार में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। न सिर्फ व्यापार बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को ग्लोबल पहचान भी मिली है। महाकुंभ के अलावा इस समय उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर और साथ साथ दूसरे अहम पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं खुद जब महाकुंभ में जा रहा था तो मैंने देखा कि किस तरह से जो देश के दूसरे हिस्से के लोग हैं वो अगर महाकुंभ की तरफ आ रहे हैं तो महाकुंभ के साथ साथ वो काशी विश्वनाथ और अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का दौरा भी करना चाहते हैं, दर्शन भी करना चाहते हैं। और अगर अकेले अयोध्या की ही बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से यहां लाखों श्रद्धालु हर महीने दर्शन के लिए आ रहे हैं और करोड़ों रुपए का दान मंदिर में आ रहा है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है। यूपी में इंडस्ट्रीज भी लग रही है, इसका भी फायदा मिल रहा है। ऐसे में तमाम सेक्टर हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, जिसकी पहचान कर सीएम योगी यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दम नहीं भर रहा है, इसके पीछे बहुत स्ट्रांग रीजन है। लेकिन महाकुंभ जिस प्रतिष्ठा के साथ आयोजित किया गया और जिसकी चमक पूरी दुनिया ने देखी, उसी महाकुंभ को बदनाम भी किया जा रहा है। इस महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश हुई, सनातनियों के इस सबसे बड़े महापर्व को बदनाम करने की कोशिश हुई। और वीडियो कहां का लगाया गया मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी। पाकिस्तान में हुए सड़क हादसे का वीडियो महाकुंभ का बताया गया और अफवाह फैलाई गई। एक तरह से यूपी पुलिस को और महाकुंभ के इस सनातन गर्व, सनातन पर्व को बदनाम करने की कोशिश की गई। और इसके बाद यूपी पुलिस ने 26 सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों पर केस दर्ज किया। इन सभी अकाउंट्स की डिटेल खंगाली जा रही है। महाकुंभ के बारे में भ्रामक खबर फैलाने के मामले में अब तक कुल 101 अकाउंट्स पर केस दर्ज किया जा चुका है। मेला पुलिस ने बताया कि अफसरों ने 19 फरवरी को पता चला अफसरों को कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के फर्जी वीडियो को महाकुंभ का बताकर अफवाह फैलाई जा रही है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में माता पिता की सेवा करके भी उतर जाएगा पाप, यहां पाप धोने के चक्कर में जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे गाना लगाया गया है। और यह वीडियो पाकिस्तान के करक जिले में जनवरी 2025 में ट्रेलर के ब्रेक फेल हो जाने के कारण सड़क हादसे से जुड़ा हुआ है। इसका खंडन भी कुंभ मेला और यूपी पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर किया गया। इस वीडियो को फर्जी बताया गया। मेला एसएसपी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 26 अकाउंट्स पर केस दर्ज किया गया है। अब तक कुल 10 प्रकरणों का संज्ञान लेकर 101 सोशल मीडिया अकाउंट पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत सूचना फैलाई थी। इसलिए हमेशा गलत अफवाह फैलाने से बचें और सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज के बारे में
सकारात्मक इस्तेमाल के बारे में खुद भी सोचें और लोगों को भी प्रेरित करें। अगली खबर की बात करते हैं, चलते उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या सब कुछ ठीक है? आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं? क्या एकनाथ शिंदे ने महायुति सरकार से दूरी बना ली है? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है जिसे सियासत में दिलचस्पी है, या जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, देश के किसी भी हिस्से का रहने वाला। और यह सवाल सियासत में भी खूब पूछा जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के तेवर बहुत कुछ कह रहे हैं। और अब तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। तो यह इशारा किसके लिए? यह चेतावनी किसके लिए? बेशक वो विपक्ष की बात कर रहे हो, तो क्या यह चेतावनी उद्धव ठाकरे के लिए है, या फिर यह चेतावनी महायुति के लिए है? देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच लगातार अनबन की खबरें आ रही हैं। इन खबरों के बीच एक खबर यह आती है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अनबन की खबर को और बल मिलता है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उन्हें हल्के में न लिया जाए। 2022 में हल्के में लिया गया तो सरकार गिरा दी थी। पहले आप एकनाथ शिंदे का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद इस खबर की डिटेल से बात करेंगे। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाड़ा साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। मुझे हल्के में न लेना, यह इशारा जिनको समझना है समझ लें। यह बयान अगर महायुति के लिए तो घोर चिंता की बात है। लेकिन एक वीडियो और दिखाते हैं, पीएम मोदी का एकनाथ शिंदे से मुलाकात का वीडियो। और ये बहुत पुराना वीडियो नहीं है, ये उस वक्त का वीडियो है जब दिल्ली में रेखा गुप्ता नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही थी। वहां पर एकनाथ शिंदे से पीएम मोदी की मुलाकात, और वो जेस्चर काफी कुछ बयां करता है। दिल्ली में सीएम शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने एकनाथ शिंदे से जिस गर्मजोशी से मुलाकात की, वो सबकी नजरों में थी। वहीं बगल में खड़े देवेंद्र फडणवीस से पास से भी गुजर गए। यह तस्वीर भी अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ गुट और एनसीपी अजीत गुट की सरकार है। नवंबर में हुए चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री न बनाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया और उनकी जगह पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसे शिंदे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं बताए जाते हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के कई फैसलों को पलट दिया, जिसके बाद शिवसेना बीजेपी के बीच संबंध नाजुक मोड़ लेते नजर आ रहे हैं। अब जरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एसटी महामंडल के लिए 1310 बसें कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का एकनाथ शिंदे के फैसले को रद्द कर दिया। इसमें शिंदे सरकार पर कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करने के आरोप लगे थे। इसकी वजह से राज्य परिवहन निगम को कम से कम 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा था। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते अपने करीबी महाड़ के विधायक भरत गोगावले को एसटी महामंडल का अध्यक्ष बनाया था। बसों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ तो शिंदे सरकार पर आरोप लगे। आरोपों को लेकर विपक्ष मुखर हुआ। कहा जाता है यहीं से मनमुटाव की शुरुआत हुई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दावोस गए थे। महाराष्ट्र के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान था। दावोस जाने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के हर जिले के लिए संरक्षक मंत्री नियुक्त करने के लिए खत पर हस्ताक्षर किए थे। एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री रहे भरत गोगावले, नासिक के मालेगांव से मंत्री दादाजी भूसे को संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। रायगढ़ में देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री अदिति को गार्डियन मिनिस्टर बनाया। नासिक में होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए यहां की जिम्मेदारी गिरीश महाजन को सौंपी गई। इससे नाराज एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव के दौरे पर चले गए।
उनकी नाराजगी की गूंज दावोस तक पहुंची और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ और नासिक के संरक्षित मंत्रियों के नाम को स्थगित कर दिया। लेकिन अभी तक इन दो जिलों के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। लाडली बहना योजना के कारण महाराष्ट्र की तिजोरी पर हर साल 46,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। फिर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और अन्य योजनाओं के खर्चे को जोड़ें तो राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में शुरू हुई शिव भोजन थाली और एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू किया हुआ अन्नदाता शिधा की समीक्षा करने के लिए कह दिया है। हालांकि दोनों योजनाएं बंद हो जाती हैं तो सरकारी खजाने पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए का ही फर्क आएगा। बस इतना ही बोझ कम हो पाएगा। योजनाओं की समीक्षा के लिए रोकना भी शिंदे को अखर गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए वॉर रूम बनाया, जिसकी बैठक मंत्रालय में हुई। इसमें एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरी ही सप्ताह में एकनाथ शिंदे को कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बनाई और अलग से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर जायजा लेना शुरू कर दिया। एकनाथ शिंदे जब सीएम बने तो अपने करीबी मंगेश चिवटे को सीएम रिलीफ फंड का प्रमुख बनाया। एकनाथ शिंदे जब शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री थे तभी से वो अपना रिलीफ फंड चला रहे थे। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो सीएम रिलीफ फंड के प्रमुख के पद से मंगेश चिवटे को हटाकर रामेश्वर नाइक की नियुक्ति कर दी गई। इसके एक महीने बाद ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना वैद्यकीय कक्ष मंत्रालय में ही इसे शुरू कर दिया और मंगेश चिवटे को फिर से इसका प्रमुख नियुक्त कर दिया। शिंदे के कार्यकाल में पारित हुए जालना जिले के खारपुड़ी के 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक तरीके से एकनाथ शिंदे के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है और शिवसेना बीजेपी के बीच संबंध लगातार नाजुक होते नजर आ रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 36 का आंकड़ा है और एकनाथ शिंदे का इशारा क्या देवेंद्र फडणवीस की ओर है? ऐसी और भी कई दिलचस्प घटनाएं हुई हैं जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्तों की कड़वाहट की ओर इशारा करती है। इतना ही नहीं, शिंदे और फडणवीस कैबिनेट मीटिंग को छोड़कर साथ साथ प्रोग्राम में दिखने से भी परहेज करते हैं और बताया जा रहा है दोनों के बीच जबरदस्त कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर के बाद एकनाथ शिंदे का बयान नाराजगी की तरफ इशारा कर रहा है, जबकि शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस बीच सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। कोई सच्चाई नहीं है, एकदम बकवास है। महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, उनके साथ हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे जी और शरद पवार, ये अजीत पवार जी, ये तीनों नेता मिलके बहुत ही आपसी सामंजस्य के साथ सरकार चला रहे हैं। और जो अगर कोई रिफ्ट टुफ्ट की बात है वो सिर्फ मीडिया में है, आप लोगों के दिमाग में है, सरकार के अंदर नहीं है। वैसे भी सियासत में कहा जाता है कि पल में तोला पल में माशा, इसलिए पल में कुछ हो जाए, पल में क्या बड़ा हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो महाराष्ट्र की राजनीति किस दिन एक बड़ा करवट ले लेगी ये भी कोई नहीं जानता और वो दिन कब आ जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ पक रहा है जिसका इशारा मिल रहा है और वो डिटेल हमने आपके सामने रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली मेरठ रोड पर रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही और इसे लेकर एक यहां पर धार्मिक स्थल को हटाने की प्रक्रिया तेज की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों और मुस्लिम समाज के बीच सहमति बनने के बाद मुस्लिम समाज ने खुद ही इस धार्मिक स्थल को हटाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को नमाज भी मस्जिद में नहीं हुई और मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद आगे आकर इसके कुछ हिस्सों को हटाने का काम शुरू किया। मस्जिद से जुड़े हाजी स्वालेहीन ने बताया कि मस्जिद के मुतवल्ली को प्रशासन की ओर से नोटिस मिला था। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मस्जिद को खुद हटाने का विकल्प है, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस पर मुस्लिम समुदाय ने स्वेच्छा से मस्जिद के गेट और दूसरे हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसपी सिटी, सीओ सिटी और फोर्स आए थे बहुत सारे। अच्छा, बात तो बहुत दिन से है कि मस्जिद खत्म होगी, मस्जिद खत्म होगी, तो कह के भी आज शाम तक सब सामान निकाल लो और मस्जिद को आज हम 12 बजे कर देंगे। एसपी सिटी का फोन आया था फिर कल शाम को कि ये आज शाम को तुम कर लो। भैया लेबर कहाँ मिलेगी?
लेबर तो नहीं मिले, मैं फिर दूध सुबह करवाते हैं, तुम करवा लो, कि तुम करवाओगे तो अच्छा है और हम करेंगे, हम तो ऐसे बिल्डो से कर। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.